नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण विधियों की इस निःशुल्क क्लास में आप सभी का स्वागत। साथियों, हम विभिन्न विधियों की चर्चा कर लेने के बाद में आज हम इस शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत शिक्षण सूत्रों की चर्चा करेंगे, जो भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सरलतम एवं बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन सूत्रों को कहा जाता है साथियों क्या? शिक्षण सूत्र। या साथियों, आज हम उन्हीं सभी शिक्षण सूत्रों की चर्चा करेंगे जिनसे लगातार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप निःशुल्क रूप से संपूर्ण शिक्षण विधियों को, साथ में शिक्षा, मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल से निःशुल्क रूप से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथियों, चर्चा हम करेंगे शिक्षण सूत्रों में, और शिक्षण सूत्रों की चर्चा करेंगे। कौन से शिक्षण सूत्र हैं जो बात बताइए? भाषा के शिक्षण सूत्र। साथियों, जैसा कि हम विभिन्न शिक्षण विधियों को चर्चा कर चुके हैं, ये जो शिक्षण सूत्र होते हैं, इन शिक्षण सूत्र का मुख्य कार्य ही क्या होता है? जो हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं, अर्थात जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उस शिक्षण कार्य को बताओ कैसा रूप प्रदान करना? सरलतम रूप प्रदान करना, यानी कि विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए तथा बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बताओ क्या कहा जाता है? शिक्षण सूत्र। भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें भाषा ही शिक्षण सूत्र नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करने से पहले इसके सामान्य अर्थ को हम देख लेते हैं। देखिए, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अतिरिक्त शिक्षाविदों ने अपने प्रयोगों के आधार पर, किसके आधार पर साथियों? अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया है। शिक्षण सिद्धांत अलग होते हैं और शिक्षण सूत्र हैं वो अलग हैं। शिक्षण सिद्धांतों की क्लास आपके लिए कल रहेगी, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, शिक्षण के दौरान इन सूत्रों के प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक सरल, सुगम, स्पष्ट एवं रोचक बना सकता है। अर्थात सीधी सी बात यह है कि शिक्षण सूत्रों का भाषा में क्या योगदान होता है, शिक्षण में क्या योगदान होता है। तो साथियों, ये विषय वस्तु को बताओ क्या बना देते हैं? सरल बना देते हैं, सुगम बना देते हैं, स्पष्ट करते हैं तथा बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शिक्षण सूत्र निम्न प्रकार से हैं, और जो शिक्षण सूत्र हैं उसमें पहला शिक्षण सूत्र बताओ किसकी चर्चा करेंगे आज हम? बताओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। साथियों, शिक्षण सूत्र की क्लास या शिक्षण सूत्र जो आपका विषय है, इससे संबंधित आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज ये विस्तृत क्लास आप सभी के लिए है। देखिए, पहला शिक्षण सूत्र है, बताओ कौन सा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। कई बार तो प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो जितने भी सारे शिक्षण सूत्र वो आपको याद होने चाहिए, बाकी अंदर से किस तरह से प्रश्न बनते हैं वो आप एक बार हम देख लेंगे। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है? सामान्य रूप से बताऊं कि पहले बालक के पूर्व ज्ञान, यानी कि बालक पहले से क्या जानता है, अर्थात बालक की जो ज्ञात चीज़ें हैं, अर्थात बालक पहले से जिसको जानता है उसका प्रयोग करना है, और फिर बालक को बताओ कौन से ज्ञान की ओर ले जाना है? अज्ञात की ओर। अज्ञात से क्या की ओर? नवीन ज्ञान की ओर। कौन से ज्ञान की ओर? नवीन ज्ञान की ओर। सीधी सी बात कहूँ कि बालक का पहले तो पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान से बताओ किसे जोड़ना होता है? नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है। ये जो कार्य होता है, उस कार्य को ही बताओ क्या कहते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले ज्ञात विषय वस्तु के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, और उसके बाद में जो अज्ञात है, अर्थात जो नवीन ज्ञान है, वो बच्चों को दिया जाता है। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर बताओ कौन सा ज्ञान देना? नवीन ज्ञान देना ही बताओ क्या कहलाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि बालकों को जो कुछ ज्ञान प्राप्त है, यानी जो भी बालक को पहले से जो ज्ञान प्राप्त है, उसी पर नए ज्ञान की नींव रखी जाए। यानी कि पहले से जो प्राप्त ज्ञान है उसी को आधार बनाकर नया ज्ञान बालक को सिखाया जाए। यूँ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम बात करें हिंदी की, जैसे मान लीजिए बच्चों ने वर्ण पढ़ रखा है, वर्ण नाम का जो प्रकरण है उसको पढ़ रखा है, और उस वर्ण को पढ़ रखा है, तो बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब इसी वर्ण ज्ञान के आधार पर उसे नया टॉपिक पढ़ाएंगे, बताओ कौन सा? अपन संधि। तो ये बताओ कौन सा ज्ञान हो जाएगा? उसका नवीन ज्ञान हो जाएगा। अर्थात ये उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और ये कौन सा ज्ञान हो गया? नवीन। या ये कहते हैं ये तो उसका ज्ञात विषय हो गया, और ये कौन सा विषय हो गया? अज्ञात। यानी पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो कुछ बालक जानते हैं उसी को आधार बनाकर सिखाया जाना चाहिए जो वो नहीं जानते। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से आधार बताओ कौन से ज्ञान की ओर चलेंगे हम? नवीन ज्ञान की ओर। अतः शिक्षक, ये शिक्षक है, अतः शिक्षक को पहले पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि बच्चा पहले से क्या जानता है। जैसे बात करें, जैसे शाहजहाँ के बारे में पढ़ाते समय, जैसे मान लीजिए हमें शाहजहाँ को पढ़ाना है, तो शाहजहाँ को तो हम तब पढ़ाएंगे जब शाहजहाँ से पहले की जानकारी हम जानेंगे। जैसे ताजमहल पॉपुलर चीज़ है, पॉपुलर
इमारत है तो पहले बच्चे निश्चित रूप से किसके बारे में जानते होंगे, ताजमहल। तो पहले बच्चों को किसके बारे में जानना है हमें, उसके पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या हो गया उसका, ताजमहल। फिर ताजमहल से जोड़ते ही बताओ किसको पढ़ाना है हमें, शाहजहाँ को पढ़ाना है। इससे चीज़ें या विषय वस्तु कैसे हो जाएगी बताओ, बहुत सरलतम हो जाएगी, बच्चे को उसको इंटरेस्ट आने लगेगा और हमारा शिक्षण कार्य कैसा होगा बताओ, सफल हो जाएगा। तो यह इस तरीके से कार्य करता है। बताओ कौन सा शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये पहला शिक्षण सूत्र है। आगे हम इसकी और चर्चा कर लेते हैं। साथियों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी जरूर करते रहें आप। आगे नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। ये सीधी सी बात है, सरल से जटिल की ओर क्या कहता है कि हमें बालक को पहले कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए, सरल, और उसके बाद में कैसी विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए बताओ, कठिन। यही कौन सा सूत्र बताओ, सरल से जटिल की ओर। के पहले कौन सी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, सरलतम, जिससे बालक आसानी से समझ सके, और उसके बाद में कौन सी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, उसे कठिन विषय वस्तु पढ़ाई जाए। यही कहता है बताओ कौन सा सूत्र, सरल से जटिल की ओर। आगे इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इस सूत्र में स्पष्ट रूप से संकेत है कि बालक को पहले सरल ज्ञान देना चाहिए, अर्थात जो आसान चीज़ें हैं, आसान विषय वस्तु है उसको पढ़ाना चाहिए। फिर जटिल, जटिल से तात्पर्य क्या है बताओ, कठिन। कठिन विषय वस्तु को समझाना सामान्यतः बालक के लिए कठिन होगा, इसलिए पहले कौन सी विषय वस्तु को समझाएं, सरल विषय वस्तु को, और उसके बाद में कौन सी विषय वस्तु को समझाएं, कठिन विषय वस्तु को। इससे तात्पर्य यह है कि बालक को पहले सिखाना चाहिए जो वह सरलता से सीख सके। सीधी सी बात है, पूरे इस शिक्षण सूत्र का मूल मंत्र यही है कि पहले बालक को सरल विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाए और उस सरल विषय वस्तु से धीरे धीरे बताओ किस ओर ले जाए, उसको कठिनता की ओर ले जाए। शिक्षक अधिकतर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और अपनी दृष्टि से ही सरल और कठिन का निर्णय करते हैं। अर्थात शिक्षक को अपने आप को केंद्र नहीं मानना चाहिए। शिक्षक को केंद्र बताओ किसको मानना चाहिए, छात्र को, क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो बताओ कैसी है, छात्र केंद्रित है। तो शिक्षक के सरल और कठिन लगने से यहाँ तात्पर्य नहीं है, यहाँ सरल और कठिन से तात्पर्य बताओ किससे है, छात्र से। स्टूडेंट को यानी विद्यार्थी को सरल विषय वस्तु लगनी चाहिए, उसको पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक को पढ़ाने में क्या सरलता है क्या कठिनता है, ये गलत है। सही क्या है कि छात्र जो है, छात्र किस विषय वस्तु को सरलतम मानता है और उसके लिए उसकी योग्यता के अनुसार क्या सरल है, तो उस सरल विषय वस्तु को पहले पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद बताओ कौन सी विषय वस्तु को, कठिन विषय वस्तु को। यही बात यहाँ पर कही गई है। जैसे महाभारत का ज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में देना सरल होगा, पूरे ग्रंथ के रूप में समग्र जानकारी बताओ कैसे होगी, कठिन होगी। यानी कि कोई विषय वस्तु है और विषय वस्तु एक साथ पढ़ाएंगे तो विषय वस्तु कैसे हो जाएगी, हमारे लिए कठिन हो जाएगी। इसलिए इस विषय वस्तु को कैसे बांट लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे, तो विषय वस्तु कैसे हो जाएगी, वो सरलतम हो जाएगी और संपूर्ण विषय वस्तु को बालक सीख जाएगा। यह कौन सा शिक्षण सूत्र बताओ, सरल से जटिल। अर्थात पहले बालक को सरल विषय वस्तु पढ़ाई जाए और उसके बाद में कैसी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, जटिल विषय वस्तु पढ़ाई जाए। साथियों क्लास कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट्स करें। देखिए आगे हम और दूसरे शिक्षण सूत्र की बात करें। अगला जो शिक्षण सूत्र है वो है आपके लिए मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन सा, मूर्त से अमूर्त। यानी कि यहाँ मैं कह दूँ कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, अर्थात जो चीज़ दिखाई देती है वो तो होता है मूर्त ज्ञान, और जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते, वो ज्ञान कौन सा होता है बताओ, अमूर्त। तो इसमें क्या है कि पहले विषय वस्तु को पहले स्थूल रूप में यानी कि सामान्य रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद में विशिष्ट ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए। जैसे बात करें, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिशु का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे कम उम्र में सूक्ष्म अमूर्त विषय को समझ सके। अर्थात सीधी सी बात यह है कि बालक को पहले सामान्य चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक को पहले भारत के नक्शे के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि अपन स्टार्टिंग बता दें कि हाँ ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य। तो ये जो पहले संपूर्ण नक्शे का ज्ञान कराया, ये तो कैसा ज्ञान है बताओ, आपके लिए मूर्त है। अर्थात बालक इसके बारे में जान सकता है, लेकिन इसके बाद में सूक्ष्म जो ज्ञान है कि ये राज्य है, इसके अंदर ये जिले हैं, तो ये कैसा ज्ञान हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। तो पहले बालक को सामान्य विषय वस्तु पढ़ाई जाए और उसके बाद में कैसी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, कठिन विषय वस्तु को, या कठिन से मतलब सूक्ष्म विषय वस्तु को पढ़ाई जाए। केवल दृश्यमान वस्तुओं के द्वारा ही उसमें सूक्ष्म समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है, परंतु इस शक्ति के विकास के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र को ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब ये है, सामान्य जो चीज़ मूर्त का मतलब होता है, इस तरह भी समझ लो इसको। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। विषय वस्तु सामने है उसके बारे में तो बच्चा सीख सकता है, लेकिन जो विषय वस्तु उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो नहीं सीख सकता। ये छोटी उम्र के बच्चों के लिए बात की गई है। तो उस मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र प्राथमिक जो स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहद उपयोगी शिक्षण सूत्र है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। यही शिक्षण सूत्र देखो, इस सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप में सामने रखा जाए और बाद में उसके अंश को स्पष्ट किया जाए। यह सूत्र गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान। आप सभी ने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी होगी और उसमें एक थ्योरी आती है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसके प्रवर्तक
मैक्स वर्दीमर है, आपने सभी ने पढ़ा होगा, जिसका प्रयोग कोहलर ने जिस पर चिंपांजी पर प्रयोग किया। उसमें क्या है कि पहले बालक को हॉल यानी संपूर्ण ज्ञान कराया जाए, उसके बाद में उस विषय के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में सूक्ष्म जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हमने संधि पढ़ी, संधि के सामान्य नियम पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद में कौन से नियम पढ़ाए जाए, विशिष्ट नियम पढ़ाए जाएं, जो अपवाद में जो उदाहरण आते हैं उनको पढ़ाया जाए। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, पूर्ण से अंश की ओर। पहले संधि का सामान्य अर्थ यानी उसका कंसेप्ट बता दिया जाए, फिर उस कंसेप्ट बेस पर आधारित उसमें जो विशिष्ट जो गूढ़ चीज छुपी हुई है उन चीज़ों का ज्ञान कराया जाए। उस शिक्षण सूत्र बताओ क्या कहा जाता है, पूर्ण से अंश की ओर, यानी विषय वस्तु को सामान्य ज्ञान के साथ साथ उसको विशिष्ट ज्ञान कराना क्या कहलाता है, पूर्ण से अंश की ओर कहलाता है। आगे साथियों, आगे और भी शिक्षण सूत्र है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र हैं, इन शिक्षण सूत्रों के नाम भी आपको याद रखने हैं। विशेष से सामान्य, देखिए भाई, विशेष से सामान्य, देखिए आपने एक विधि पढ़ी होगी आगमन विधि, जानते हो आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले बालक को दिए जाते हैं उदाहरण, और उन उदाहरणों से बताओ क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। ये जो शिक्षण विधि होती है कौन सी बताओ, आगमन विधि, ये किस पर आधारित होती है, विशेष से सामान्य की ओर होते हैं। देखो, बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और फिर बताओ क्या प्रस्तुत किया जाए, उसको सामान्य नियम बनाए जाए। अर्थात उदाहरण जो बालक के लिए होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, विशिष्ट होते हैं। बालक के लिए जो उदाहरण होते हैं बताओ कैसे होते हैं, विशिष्ट, और जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य। तो आगमन विधि के आधार पर ये शिक्षण सूत्र बताओ क्या कहलाता है, विशिष्ट से सामान्य। पहले विशेष यानी जिस पर बालक का इंटरेस्ट हो उसको सिखाया जाए, यानी उदाहरणों को पहले बताया जाए, उदाहरणों के माध्यम से बताओ क्या बताया जाए, नियम। जैसे मान लीजिए मुझे बालक को पढ़ाना है, इस विद्यालय शब्द को बताना है, तो बालक को मैं डायरेक्ट, मुझे ये मान लीजिए दीर्घ संधि पढ़ानी है। कौन सी संधि पढ़ानी है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को मैं पहले नियम नहीं बताऊंगा, पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, उदाहरण। ये उदाहरण बताओ क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। इस उदाहरण के आधार पर ही, जैसे मैंने बता दिया, इसका क्या होता है, विद्याधन आलय। अब मैंने बच्चों को बता दिया इधर पहले पद का अंत और दूसरे पद का प्रारंभ दोनों में अगर समान स्वर होता है तो वह कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। इस तरह से मैंने बच्चों को उदाहरण समझा दिया, उदाहरण समझाकर मैंने क्या बताया बताओ, नियम बताया। यही बताओ क्या है, विशिष्ट से सामान्य। इसलिए उदाहरण तो हमेशा कैसा होगा, विशिष्ट होगा, और जो नियम होगा वो कैसा होगा बताओ, सामान्य। पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाए और उसके बाद में बताओ क्या बताया जाए, नियम बताया जाए। जबकि जो निगमन विधि होती है, जो श्रेष्ठ से उल्टी होती है, वो सामान्य से विशिष्ट की बात करती है, लेकिन आगमन विधि श्रेष्ठ विधि होती है, इसलिए वो तो किसकी बात करती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे आपके सामने आई गई आगमन से निगमन की ओर, शिक्षण सूत्र यह भी है, आगमन से निगमन की ओर। देख लीजिए, इस सूत्र के आधार पर अनेक उदाहरण देकर नियम का निर्धारण किया जाता है। अनेक क्या दिए जाते हैं बताओ, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण से बताओ क्या बनाए जाते हैं, नियम। यही तो बात मैं पहले बता रहा था आपको कि पहले उदाहरण दिया और बताओ दीर्घ संधि क्या होता है, नियम। तो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम का निर्धारण किया जाता है। शिक्षक इस सूत्र का उपयोग विभिन्न विषयों के शिक्षण में कर सकता है। खास करके व्याकरण शिक्षण में इस सूत्र का विशेष प्रयोग होता है। व्याकरण जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो इस सूत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है। कौन से का, आगमन से निगमन की ओर। इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के अनुसरण से बालक की रुचि जागृत होती है, क्योंकि बच्चे पहले से उदाहरण को जानता है, उदाहरण को जानने का तो नियम भी आसानी से सीख जाएगा। इसलिए बच्चों बताओ क्या पैदा होता है इस विधि से, बच्चों को विषय के प्रति, भाषा के प्रति इंटरेस्ट जागृत होता है। प्रत्येक स्तर पर कार्य करने के पश्चात, प्रत्येक स्तर पर कार्य करने के पश्चात उसे आगे कार्य करने की क्या मिलती है बताओ, प्रेरणा मिलती है। भाई कोई चीज़ जब सीखते जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बढ़ जाता है, जिससे हम आगे की चीज़ों को सीखने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। ये इस आगमन से निगमन विधि की क्या है, मुख्य रूप से विशेषता है। तो विशिष्ट से सामान्य एक शिक्षण सूत्र है, और एक नेक्स्ट सूत्र कौन सा पढ़ लिया हमने, आगमन से निगमन की ओर। चलिए भाई आगे हम और कुछ शिक्षण जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों देखिए, कुछ शिक्षण सूत्र और अभी बाकी हैं, जिसकी चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास को देखें ज़रूर आप। और इससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए एक बार कि किस किस के ये जो आगमन और निगमन का कंसेप्ट समझ में आ गया है। जिसके आ गया है वो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स बताएंगे, जिसके नहीं आया है तो इसके उदाहरण और क्वेश्चन किसकी आवश्यकता है तो वो आज मुझे कमेंट्स कर आप नीचे मुझे बताएंगे, ताकि हम अगली क्लास इससे संबंधित लेकर आ सकें। शिक्षण सूत्र क्लास अभी बाकी है, कुछ और शिक्षण सूत्र आपके रह रहे हैं, उसकी क्लास अपन नेक्स्ट चर्चा में करेंगे। आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।